एक बार फिर मैं आपके सामने हमारा एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ना आए तो देख लेना आप, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि 8th क्लास का है, लेसन नंबर 4 में शायद डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए धातु और अधातु क्या होती है, ठीक है। मेटल्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम उनके बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल यानी कि हम उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं फिजिकली, केमिकली उनको रिएक्ट करवा कर क्या क्या नई चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, आपको टर्म्स याद होनी चाहिए, मैलिएबल, डक्टिलिटी, ब्रिटल, सोनोरस, स्ट्रेंथ वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म है हमारी मैलिएबल। मैलिएबल में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको जब हम हैमरिंग करते हैं, किसी भी मेटल्स के अंदर होती है ये, जब भी हम मेटल्स को हैमरिंग करते हैं तो हथौड़े वगैरह से मारते हैं तो हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबल प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी क्या होती है, हम उनके ड्रॉन इनटू वायर्स, हम उनको क्या कर सकते हैं, तार में चेंज कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, उनके वायर्स बना सकते हैं। ब्रिटल क्या होता है, जैसे ही हमने उसके ऊपर हैमरिंग की वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल टुकड़ों में टूट जाते हैं। सोनोरस साउंड क्या होता है, रिंगिंग साउंड देना, हमने किसी चीज़ के साथ उनको टच किया तो वो क्या होते हैं, रिंगिंग साउंड देते हैं। और स्ट्रेंथ क्या होती है, उनकी कैपेसिटी, वो कितने हार्ड होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन सब के बारे में, ठीक है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ मेटल शो करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स शो करते हैं। तो जनरली मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके इस क्लास के चैप्टर्स में बता रखा है कि 92 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से आपके इसमें बताए हैं कि 92 में से 70 एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो एलिमेंट टर्म पता होनी चाहिए, एलिमेंट क्या होता है। तो मैंने बताया कि जैसे आप अपने नाम से फेमस हो, ऐसे ही हमारी एक पीरियोडिक टेबल होती है साइंस में, केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सभी को अपने अपने अरेंज, जैसे हम किसी क्लास के अंदर मॉनिटर को बिठा देते हैं, गर्ल्स को बिठा देते हैं, बॉयज़ को बिठा देते हैं, सबकी अलग अलग लाइनें अरेंज कर देते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनके कैरेक्टर वाइज, उनके इंटेलिजेंस वाइज, जैसे भी हम उनको पहचान सकते हैं, ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से क्या किया होता है, अरेंज किया होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एलिमेंट जैसे कि मैंने H है, यहाँ पे H एलिमेंट लिखा, यानी कि ये उसका सिंबल है, तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग सिंबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो 70, अभी मैं मेटल्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, सबसे पहले मेटल्स का एग्जांपल देना चाहूँ मैं, तो मैं क्या बताऊँगी कि मेटल्स, जैसे मैंने 70 मेटल्स बताए आपके, ठीक है। तो 70 मेटल्स में से जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया आपका, जिंक हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो 5-6 आप देख लो, आप नाम याद कर लो, बहुत सारे होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, निकल, कोबाल्ट, जिंक, बहुत सारे होते हैं 70। में एक एक का नाम तो ले नहीं सकती। तो मैंने क्या बता रही थी, जो भी कितने भी मेटल्स होते हैं उन सब के अंदर प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है, एक तो मैलिएबल होते हैं, वो सभी मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, यानी कि हम उनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में। दूसरा, वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम उनके तार बना सकते हैं खींच खींच कर। तीसरा क्या होता है, वो सोनोरस होते हैं, जब भी हम किसी भी, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, आप कील होती है आयरन की, सिल्वर होते हैं, इन सब आपको बजते हैं ना, यदि हम उसको किसी के साथ टच करते हैं तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब उनमें से साउंड आ रहा है, ठीक है। तो तीसरा होता है स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ, जैसे आपने देखे होंगे मेटल के ब्रिज बनाए जाते हैं, लोहे के ब्रिज होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेन्स वगैरह चलती हैं, उनकी जो पटरियाँ वगैरह होती हैं वो भी लोहे की होती हैं। तो वो कैपेसिटी के आधार पर, उनकी स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपकी होती हैं मेटल्स की, ठीक है।
सभी मेटल्स में से एक मेटल होता है लिक्विड फॉर्म में जो पाया जाता है। मैटर की 3 स्टेट आपने पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है। तो जो लिक्विड स्टेट में जो मेटल पाया जाता है वो होता है आपका मरकरी, जो कि आपके थर्मोमीटर में भरा जाता है। ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो बार बार पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स जो होते हैं, जो मैंने अभी बिल्कुल मेटल्स के अपोजिट होते हैं, ये मेटल्स वाली एक भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ना तो ये मैलिएबल होते हैं, ना ये डक्टाइल होते हैं, ना ये स्नोरस होते हैं, ना इनमें स्ट्रेंथ होती है। इनमें एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस वाली। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ब्रिटलनेस, यानी कि जैसे ही हमने इस पे हथौड़ा मारा तो ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स के एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे 10-11 नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे, उनके मैं एग्जांपल बोलूँ तो जैसे कार्बन हो गया हमारा, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया आपका, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आया समझ में। तो इसने कहा कि इनमें से सभी 10 तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें भी वो होता है ब्रोमीन। कौन सा होता है? ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल, वो आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये भी एक्सेप्शन केस है, बहुत बार क्वेश्चंस पुटअप होते हैं यहाँ से, एक लिक्विड मरकरी में, एक लिक्विड ब्रोमीन में, ठीक है। तो ब्रोमीन की मैंने बता दी। इन दोनों के अलावा स्टूडेंट्स एक और टर्म होती है मेटेलॉइड्स। क्या होती है? मेटेलॉइड्स। इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है, बीच के होते हैं, ठीक है। जैसे मेटल्स के अंदर से बिजली पास हो सकती है, इसलिए हम उनको कंडक्टर्स बोल देते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर से बिजली पास नहीं होती, इसलिए उनको हम इंसुलेटर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, मेटेलॉइड्स भी एक टर्म आती है, उसमें क्या बता रखा है कि मेटेलॉइड्स जो होते हैं जिनके अंदर आधी तो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की भी। एग्जांपल जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब हमारे एग्जांपल हैं इसके। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी, मैंने आपको बता दी, थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। डक्टिलिटी मैंने आपको बता दी, ठीक है, नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते, ठीक है। डक्टिलिटी मैंने आपको बता दी, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, हम तार नहीं बना सकते। डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, जैसे कि हम सिल्वर के तार बना लेते हैं, कॉपर के तार बना लेते हैं, एल्यूमिनियम के तार बना लेते हैं, आयरन के तार देखे होंगे आप सभी ने, कॉपर, तांबे के, लोहे के, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो तो डक्टाइल होते हैं, उनके हम तार बिजली की मोटर में भी आते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना तो मैलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, ना तो हम उनके तार बना सकते हैं, ना ही हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारी प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है किन में से बिजली पास हो सकती है, किस में से नहीं हो सकती। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स भी हम उसे बोल सकते हैं कि। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन माना जाता है कि नॉन मेटल्स के अंदर एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। ये दोनों दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनके अंदर से बिजली पास हो सकती है, जो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार जनरेट होता है कि कौन से 2 नॉन मेटल्स हैं जिनके अंदर से बिजली पास होती है। वो होता है ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड आप सभी ने देखा होगा। ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल होती है, कभी आपने देखी हो तो पेंसिल की जो निब होती है, लीड जो होती है जिससे हम लिखते हैं, आगे जो ब्लैक कलर का होता है वो जनरली ग्रेफाइट ही होता है। इसके अलावा फिर इनमें एक टर्म आती है लस्टर। लस्टर होता है शाइन करना। तो आपने पता ही होगा सभी मेटल्स शाइन करते हैं। तांबा जो होता है वो भी हमारा शाइन करता है, गोल्ड हो गया वो भी हमारा शाइन करता है, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनमें क्या होती है? शाइन होती है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल अपीयरेंस में होते हैं, रफ दिखाई देते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में एक जो होता है आपका, एक इसमें भी एक्सेप्शन है कि आयोडीन नाम का एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? शाइन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक्सेप्शन केसेस में क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं आपके, ठीक है। फिर बताया सोनोरस साउंड में आपको बता चुकी, हार्डनेस बता चुकी। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टूडेंट्स ये तो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर आप बता सकते हो कि कैसे क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि हम इनको जब किसी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसके साथ क्या रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स की जब हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एयर के साथ, जब भी कभी हम मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल्स हमेशा ऑक्सीजन के
साथ रिएक्ट करके हमेशा एक ऑक्साइड बनाते हैं जिसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या कहते हैं जिसे? मेटल ऑक्साइड। और वो ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है, बेसिक ऑक्साइड। यानी कि कैसे पता चला हमें? जब हम इसमें लिटमस टेस्ट करेंगे तो वो हमेशा रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू से। तो आप यहाँ से ट्रिक से भी याद करते हो, बेसिक का बी, ब्लू का बी। तो जो भी बेसिक होता है वो हमेशा रेड को ब्लू में कन्वर्ट होएगा, तभी वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो सभी मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो हमारे क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एक बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ मैग्नीशियम का। यदि मैं मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवाऊँ तो वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा जो क्या होगी? बेसिक इन नेचर। बेसिक आपको पता है एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। एसिडिक क्या होता है? जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, और रेड बेसिक क्या होता है? जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। फिर यदि मैं इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा दूं, वाटर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, H2O होता है। वाटर के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो एक बेस बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? एक बेस बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आ गया समझ में? फिर बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे आपने डेली यूजेस में आपने और भी पढ़ा होगा, जैसे हम लोहे को जंग लगना जो पढ़ते हैं, लोहे को जंग लगना, तो आयरन का हमारा सिंबल होता है Fe। ठीक है, आयरन की जब हमने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर के साथ, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? डैम्प एयर भी बोल सकते हैं हम इसे, डैम्प एयर। ठीक है, डैम्प एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस वाटर होता है। जब हम इसके साथ वो करवाते हैं तो लोहे को जंग लग जाती है, जिसे साइंस में कहते हैं रस्ट। ठीक है, और रस्ट का फॉर्मूला ये होता है, बेसिकली आपके क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है, सीटेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि, और ये क्या होती है? आयरन ऑक्साइड ही है बेसिकली। ऊपर वाली रिएक्शन ही तो हुई है, आयरन मेटल है, मेटल के ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करवाइए, जो कि मैंने यहाँ करवाई थी मैग्नीशियम की वाटर और ऑक्सीजन के साथ। तो ये भी रस्ट बना, ये भी आयरन ऑक्साइड बना, और ये भी कैसा होगा नेचर में? बेसिक इन नेचर। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। आपने कॉपर देखा होगा, अभी हम घरों में हमारे यूज़ करते हैं जनरली, जो मंदिर में पूजा की गड्डी जिसे बोलते हो आप, जो यूज़ करते हो, ये होती है कॉपर की बनी हुई है, तांबे की बनी हुई है। जब हम उसको H2O के साथ, भाई हमारी एयर में, जैसे मॉइस्ट एयर बोल देते हैं हम, जिसे नमी वाली हवा बोल देते हैं, उसमें वाटर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, एयर भी होती है। जब वो उसके साथ रिएक्ट करती है तो वो भी एक क्या बनाती है? आपका ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोक्साइड। जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाती है CuOH2, और दूसरा बनाती है कॉपर कार्बोनेट, जैसे कि CuCO3। और ये दोनों आपने देखा होगा, उस पर ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस से हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होता है? कोरिजन ऑफ कॉपर का कोरिजन होना कहलाता है। कॉपर का कोरिजन यानी कि कॉपर को भी जंग लग गई, जैसे आयरन को लगी थी ऐसे कॉपर को भी जंग लग गई। ये एक दो एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, जैसे कि मेटल को हमने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तब क्या क्या हुआ। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं? नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। नॉन मेटल्स जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो भी नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और वो क्या होगी? नेचर में एसिडिक होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका, जैसे सल्फर का ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। सल्फर एक नॉन मेटल है, जब हमने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो वो एक गैस में कन्वर्ट हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। कौन सी गैस में? सल्फर डाइऑक्साइड में, एसिडिक गैस हो गई। ठीक है, अब हमने उसी सल्फर डाइऑक्साइड को यदि हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। हानिकारक एसिड होता है, जो आपकी एसिड रेन होती है, हम आगे बताएंगे एसिड रेन क्या होती है, उसमें काम आता है। काम नहीं आता मतलब उसके कॉज का एक कारण होता है। एक सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 क्या बनाता है? ये एसिड। और हमें कैसे पता चला ये एसिड है? वही हम टेस्ट करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक फिजिकल आपकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हमारी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ जब हम किसी भी चीज़ को रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा जो मेटल्स होते हैं, जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस
आपका हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे सोडियम का। जैसे कि सोडियम एक मेटल हो गया, जब हमने उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो वो एक बेस में कन्वर्ट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो नाम है आपका, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है लिखना, ठीक है। लेकिन जो होते हैं जैसे कि सोडियम जो होता है आपका, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, आपको पता ही होगा। जैसे भी अगर हम इसको किसी पानी में डालें खोलकर तो ये जल्दी से बम्पिंग हो जाती है, इसमें आग लग जाती है, एयर में भी हम इसको नहीं रख पाते। तो क्यों होता है ऐसा? तो इसलिए सोडियम को ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए सोडियम को कैरोसिन में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। एयर और वाटर के साथ तो कर लेता है, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, बेस बना लेगा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही सोडियम के अलावा एक और मेटल होता है जैसे कि पोटेशियम होता है आपका, उसको भी किस में स्टोर किया जाता है? कैरोसिन में। ये दोनों सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनको नाइफ की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। ये ही दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। बाकी मेटल्स क्या होते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते? वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। आ गया समझ में? इसलिए जो आपका जैसे कि एग्जांपल में फॉस्फोरस हो गया आपका, जो फॉस्फोरस नॉन मेटल होता है उसको वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं करता है, इसलिए इसको स्टोर कर लेते हैं। फिर हमारी थर्ड केमिकल रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एसिड्स। क्या आती है? रिएक्शन विद एसिड्स के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि मैंने किसी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो वो हमेशा एक सॉल्ट बनाएगा, प्लस में वही हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। जैसे कि फिर मैं दोबारा से आपको मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लूँ। जैसे मैंने मैग्नीशियम की HCl के साथ, HCl यहाँ पर क्या है? एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसके साथ डाइल्यूट है ये। यहाँ पे ये याद होना चाहिए आपको, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्या अंतर होता है? डाइल्यूट जिसमें प्योर नहीं होती, जिसमें हल्का बहुत वाटर मिला हुआ होता है। कंसनट्रेटेड क्या होती है? प्योर फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। तो इसने कहा कि जो डाइल्यूट HCl के साथ यदि हमने मेटल्स की रिएक्शन करवाई, जैसे कि मैग्नीशियम की करवा दी मैंने, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक वगैरह ये सब कर लेते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? जैसे कि मैग्नीशियम की मैंने रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपका एक सॉल्ट बना मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड। और उसके साथ क्या निकली? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेप्शन केस है वो है आपका ये कि जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यहाँ पर एक टर्म आ रही है लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। अभी आप सिर्फ यहाँ पर ये देखिए, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते? डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते और ना ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो आपका कॉपर होता है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, अभी तो मैंने किसकी बात की है? HCl एसिड की बात कर रही हूँ। अब मैं डाइल्यूट यदि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की बात करूँ तो उसके साथ भी क्या नहीं करेगा? रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जो ये कॉपर मेटल होता है ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस इसमें भी प्रोड्यूस नहीं होती। यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर हमारी आती है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं क्या वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ? नहीं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, कोई रिएक्शन उनमें नहीं होती और ना ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर हमारी आती है रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ यदि हम रिएक्शन करवाएं किसी भी मेटल की तो क्या बनेगा? तो आपने देखा ही होगा मेटल की जब भी किसी बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो वही सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे कि कोई बेस लेना चाहूँ मेटल, जैसे मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, मैंने मेटल ले लिया, और बेस जैसे हमारा अभी पीछे बना था ना, एक बेस बना था NaOH, मैंने बेस बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बेस ले लिया। जब मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ तो यहाँ पे एक सॉल्ट बन रहा है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या सॉल्ट बन रहा है आपका? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और जिंक सिर्फ दो ही ऐसे मेटल्स हैं जो आपके बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक दो ही ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं? आपका
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सभी मेटल्स रिएक्शन नहीं करते, ना ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट तो करते हैं बेस के साथ, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। वो हायर क्लासेस में आप पढ़ सकते हैं, और भी वीडियोस में हम नॉन मेटल्स की रिएक्शन दे देंगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या नहीं करते, बेस के साथ रिएक्शन तो कर लेते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। ये हमारी थी कुछ केमिकल इनकी रिएक्शंस मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़। अभी मैंने बोला था ना लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, तो हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव कौन से हैं और लेस रिएक्टिव कौन से हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, जैसे कि लिखा हुआ होता है, जो वर्टिकल कॉलम्स में बनी हुई होती है। वर्टिकली यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर जो होगा वो सबसे हाईली रिएक्टिव होगा और जो नीचे होगा वो सबसे लेस रिएक्टिव मेटल होगा आपका, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कि सबसे पहला जो मेटल होता है वो आपका होता है पोटेशियम, फिर आपका होता है सोडियम, फिर होता है आपका कैल्शियम, फिर होता है आपका मैग्नीशियम। रिएक्टिविटी सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना यदि पसंद आ रहा हो तो, समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। फिर होता है जिंक, फिर होता है आपका आयरन, फिर होता है आपका लीड, फिर होता है आपका कॉपर, फिर होता है आपका सिल्वर और फिर होता है आपका गोल्ड, ठीक है। तो हम जैसे जैसे ऊपर से लेके नीचे आ रहे हैं वो क्या हो रही है, रिएक्टिविटी सीरीज नीचे नीचे डिक्रीज़ हो रही है, घट रही है। ऊपर वाला जो पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। इनके सिंबल्स भी आप लिख सकते हो, जैसे पोटेशियम का K, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, लीड का Pb, Cu, Ag और Au, ठीक है। इसको एक याद करने की एक ट्रिक है इन सिंबल्स को। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, पकाता तक याद कर लो, फिर कॉपर सिल्वर गोल्ड तो वैसे ही याद रहते हैं। तो मैंने बोला था ना कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल होता है। क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल। ये क्या नहीं करता, किसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। वो मैंने इसीलिए कहा था नीचे नीचे जैसे आते जाते हैं हम, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या हो जाती है, लेस होती जाती है। तो ये सबसे मोर रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आ गया। तो हमारी यहाँ पर एक और केमिकल एक्टिविटी आती है, केमिकल प्रॉपर्टी आती है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट होता है किसी मेटल को दूसरे मेटल से क्या करना, डिस्प्लेस करना, रिप्लेस करना। डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल हमेशा अपने से नीचे वाले मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। इतना, जैसे कि मैं एग्जांपल उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से करता है, जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव के सॉल्ट सॉल्यूशन में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं बताऊंगी, जैसे कि मैंने कॉपर सल्फेट का यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट यानी कॉपर एक मेटल था और उसका सल्फेट का सॉल्ट लिया मैंने, और जब मैं उसकी आयरन के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो वो एक कन्वर्ट हो जाता है FeSO4। अब यहाँ पे कॉपर जो था उसको किसने डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने उसकी जगह ले ली। अब देखो यहाँ देखो, अब हमारी कॉपर कहाँ था और आयरन कहाँ था। आयरन ऊपर था ना, आयरन हाईली रिएक्टिव मेटल था और कॉपर क्या था, लेस रिएक्टिव मेटल। तो लेस रिएक्टिव मेटल को हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। वही मैं इस रिएक्शन में आपको बताना चाह रही थी। और यहाँ पर Cu ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की ऐसी बहुत सारी रिएक्शन। अब मैं इसी रिएक्शन को यदि उल्टा लिखूं, FeSO4 + Cu लिखूं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है और वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप खुद कर सकते हैं। तो अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस बता सकते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। फिर हमारे आते हैं मेटल्स के यूजेस, नॉन मेटल्स और मेटल्स के यूजेस। तो मेटल्स जो होते हैं बेसिकली जैसे ज्वेलरी में यूज़, मेटल्स के यूजेस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। ये ऐसे मेटल्स जो होते हैं आपके, जैसे कि आयरन जो है वो
कंस्ट्रक्शन वर्क में कील वगैरह बनाते हैं हम, सरिये वगैरह बनाते हैं, उन सब में यूज़ किया जाता है। कॉपर जो होता है आपका, उसके वायर्स बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम जो होता है वो हमारे फूड को रैप करने में, जो आप पॉलीथीन यूज़ करते हो ना फूड रैप करने में, उसमें सिल्वर जो होता है वो मिठाइयों के ऊपर कवरिंग जो होती है, सिल्वर फॉइल यूज़ की जाती है उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे आयरन के ब्रिज वगैरह भी बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम की एरोप्लेन्स बनाई जाती हैं आपकी, और आयरन के बहुत सारे पार्ट्स भी बनाए जाते हैं हमारे। अब जैसे आयरन, यहाँ पे एक मेन बात क्या बताई, आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। आरबीसी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन को बनाने का जो काम होता है वो होता है आयरन का, ठीक है। और आयरन हमें किन से मिलता है? स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह से मिलता है ना आपको, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये हमारे मेटल्स के यूज़ हैं। ऐसे ही नॉन मेटल्स के भी यूजेस होते हैं आपके। मेटल्स में एक मरकरी का यूज़ भी थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही नॉन मेटल्स के क्या यूजेस हैं, जैसे कि आपके ऑक्सीजन नॉन मेटल है, वो हम सांस लेने में यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन है वो, ऑक्सीजन जो है वो तो हम किस में यूज़ करते हैं? आपका ब्रीदिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, प्लांट्स भी, ठीक है। नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है आपका, नाइट्रोजन जो नॉन मेटल होता है उसका फर्टिलाइज़र्स में यूज किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स जो आपके खाद वगैरह आते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, 3 वो जो मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं वो नॉन मेटल्स के ही होते हैं, ठीक है। क्लोरीन हो गया, आपकी क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं पानी वगैरह को बैक्टीरिया किल करने के लिए। आयोडीन हो गया, जिसमें मैंने बताई थी लस्टर होता है, शाइन होती है, इसको कहा जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या कहा जाता है इसे? टिंक्चर ऑफ, TINCTUR, टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की जगह यूज़ किया जाता है। वाउंड्स वगैरह हो जाते हैं, घाव वगैरह हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन को, वाउंड्स की वगैरह हो जाते हैं तब ठीक करने के लिए। सल्फर वगैरह हो गया, उसको रबर बनाने के लिए, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में। कार्बन का यूज़ फ्यूल के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे आपके लिए अच्छा सा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।